अमेरिका और ईरान के बीच फिर से भयानक हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक पर हमला किया है। इराक में ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के 20 से ज्यादा कमांडर्स को बमबारी कर अमेरिका ने ढेर कर दिया है। वहीं ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए जॉर्डन पर अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार की है। युद्ध में ईरान, चीन, रूस का अजेय ट्रायंगल बन गया है। रूस ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस से सिग्नल दे रहा है। चीन ईरान को विस्फोटक मिसाइलों से लैस कर रहा है। ईरान 2 सुपर पावर के बैकअप से ट्रंप फोर्स को दहला रहा है। खाड़ी युद्ध की पिक्चर क्लियर है। अमेरिका इजराइल में बड़ा फेयर है। युद्ध अब बराबरी का है। टक्कर फाइनल राउंड की है। ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे ट्रंप के होश उड़ गए हैं। अमेरिका से एनकाउंटर में रेवोल्यूशनरी लड़ाके बहुत भारी पड़ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप सपोर्टर देशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की मार खाड़ी देशों से झेली नहीं जा रही, क्योंकि ईरान हर दिन हमलों की डोज बढ़ाता जा रहा है। कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब की चीखें निकालने के बाद अब ईरान जॉर्डन को जर्जर कर रहा है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस को ईरान लगातार क्यों बमबारी कर दहला रहा है, ये भी जान लीजिए। ये एयरबेस जॉर्डन के अजक्र इलाके में है, जो राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये RJAF यानी रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का प्रमुख एयरबेस है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे 24 मई 1981 को खोला गया था और इसका नाम जॉर्डन के पायलट लेफ्टिनेंट मुवफ्फक साल्टी के नाम पर रखा गया। वो 1966 में इजरायली वायुसेना के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए थे। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों के प्रमुख ठिकानों में से एक बेस में विमान रखरखाव और अपग्रेड की सुविधाएं। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च के मुताबिक जॉर्डन के इस एयरबेस से अमेरिका अपने सैन्य अभियानों में सहायता लेता है। यहाँ अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के भी दावे किए जाते रहे हैं। रॉयटर्स की 2026 की रिपोर्ट में भी इस एयरबेस को अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य ढांचे का हिस्सा बताया गया। मतलब जॉर्डन पर ईरान का हमला ट्रंप के अड्डे की तबाही की वजह से हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप फोर्स को परास्त करने के लिए चाइनीज किलर को वॉर जोन में जल्द तैनाती के सिग्नल दिए हैं। इसकी वजह ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में लिए गए फैसले हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप ने ईरान पर फाइनल असॉल्ट का फैसला लिया है। ईरान का पक्का इलाज युद्ध है। ईरान तभी हारेगा जब एटमी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से जीतना है तो मुस्तबा को हटाना होगा। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर खौलने लगा है। नेतन्याहू की बताई बातों ने ट्रंप को इतना भड़का दिया है कि उन्होंने ईरान को तोड़ डालने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये तक कहा है कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, मुझे ईरान से मिले सीक्रेट क्यों नहीं दिखाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या दिखाया है? कौन सा खौफ अब व्हाइट हाउस में छाया है? क्यों ट्रंप ईरान में तबाही वाला युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? पीएम नेतन्याहू से सुनिए। ट्रंप से मीटिंग के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית,
עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו. चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से उन ठिकानों पर फिर से हमला करने के लिए कहा है जिससे मुस्तफा की सरकार ढह जाए। ईरान में तख्ता पलट का चांस देखकर ट्रंप फिर से फुल फॉर्म में हमले के लिए तैयार हुए हैं, जबकि नेतन्याहू से मिलने से पहले ट्रंप ईरान से डील का दावा कर रहे थे। उन्होंने ईरान से बहुत अच्छी बातें करने का दावा किया था, लेकिन अब फिर से ट्रंप बमबारी वाला सीन खाड़ी में दिखाने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहर ढाने लगी है। अमेरिका के साथ ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त हमलों में 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक पीएमएफ के अड्डों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी सेंटर पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। वक्त रहते अमेरिका सऊदी अरब ने ईरानी लड़ाकों को कुचल डाला, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री इस हमले के बाद बौखला गए हैं। अली अल जैदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर दी है। ईरान समर्थक अल जैदी मुमकिन है युद्ध में ईरान के साथ उतर आएं। इधर लड़ाका ग्रुप को मजबूती देने के लिए ईरान ने हॉर्मुज फ्रंट को फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने जानकारी दी है कि रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर हमला किया है। IRGC कमांडर इब्राहिम जुल्फिकार ने धमकी दी है कि अब हॉर्मुज से दुश्मनों के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ईरान को हॉर्मुज में अब तक अमेरिका पीछे धकेल नहीं पाया। लाल सागर में भी ईरान समर्थित हूथी का डंका बज रहा है। ऑयल रूटों को ब्लॉक कर ईरान ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रहा है। चीन ने भी लाल सागर में पैनी नजर रखने की जानकारी दी है। 中方密切关注红海局势发展，认为地区各国的主权安全都应当得到尊重，国际航道的安全畅通应当共同守护。中方呼吁相关各方继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动红海局势降温。 चीन भले ही शांति वार्ता की दुहाई दे रहा है, मगर उसका प्लान ट्रंप को खाड़ी में झटका देने का है। ईरान को चीन से नई मिसाइल सप्लाई की जाने वाली है। ये एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हवाई टारगेट के खिलाफ चीन से खरीदी हैं। 400 मिसाइलों और लॉन्चर्स का ये सौदा इमरजेंसी में किया गया है और अब ये ईरान पहुंच रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और ईरान डिलीवरी के लिए जमीनी रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बने प्लान के तहत शुरुआत में डिलीवरी पश्चिमी चीन के उर्मुकी से हवाई मार्ग से होगी और फिर पाकिस्तान होते हुए मिसाइलें ईरान तक पहुँचाई जाएंगी। चीन ईरान को 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें चीन में बनी QW-12 और FN-16 मिसाइलें हैं। QW-12 और FN-16 कंधे से दागे जाने वाले इंफ्रारेड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी मोबिलिटी इन्हें मिलिट्री ठिकानों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव जगहों पर तैनाती की सुविधा देती है। रक्षा जानकार QW-12 को नए QW वेरिएंट QW-18 और QW-19 की तुलना में कुछ कम काबिल मानते हैं। ये सिस्टम ड्रोन और नीचे उड़ने वाले टारगेट के खिलाफ कम दूरी की सुरक्षा की एक असरदार लेयर बना सकते हैं। ईरान को एहसास है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान जानता है कि इजराइल सही मौके पर हमले के लिए तैयार बैठा है।
ट्रंप से हुई मीटिंग को सबसे शानदार मुलाकात बताने के बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि उनकी ट्रंप से ईरान पर डिटेल में बात हुई है और ये तय हुआ है कि ईरान कभी परमाणु बम हासिल नहीं कर पाए। साथ ही लेबनान और सीरिया से भी सेना वापस बुलाने को लेकर ट्रंप का कोई प्रेशर नहीं है, न ही गाजा को लेकर ट्रंप कोई दबाव डाल रहे हैं। यानी नेतन्याहू के पास सभी दुश्मनों पर हमले का लाइसेंस ट्रंप ने दे दिया है। तय इजराइल को करना है कि कब, कहां, किस दुश्मन को दहलाना है। पीओके में जारी है पाकिस्तानी फौज का टॉर्चर। रावलकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों से मार्शल मुनीर की फौज ने कोहराम मचा रखा है। 48 घंटे में 40 के करीब लोगों की मौत की खबर है। इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आंदोलनकारियों को दुश्मन बता दिया है। पीओके में मुनीर ने लांघी टॉर्चर की लकीर। पाकिस्तानी फौज ने किया नरसंहार। मार्शल के गुंडों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 48 घंटे में 40 लोगों को गोलियों से भूना। पीओके में हालात बेकाबू। हक मांगने पर गोली मारी जा रही। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता बढ़ती जा रही है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने सारी हद पार कर दी है। पीओके में मुनीर की सेना प्रदर्शन को कुचलने के लिए गोलियां चला रही। लोगों को पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनकी जान भी ली जा रही है। ये जो तस्वीर है, इसमें पाकिस्तान की सेना के लोग बिना सोचे समझे गोलियां चला रहे हैं। लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। सड़कों पर बाइकें बिखर गई हैं, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। मार्शल मुनीर का जलियांवाला बाग कांड। पीओके में नरसंहार का मास्टरमाइंड। खून बहाकर पीओके पर कब्जा कब तक? यह किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की जिंदा तस्वीरें हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं पीओके में पिछले कुछ घंटों में हुई हैं। नमाज अदा करने आए लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी फायरिंग हुई। तस्वीर पीओके के मीरपुर की बिलाल मस्जिद की है। खबर है मौलाना इनायतुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब पाकिस्तान की सेना की क्रूरता का जीता जागता सबूत देखिए। ये तस्वीर बताती है कि कैसे सुरक्षा बल के भेष में घूम रहे मुनीर के गुंडे पीओके में लोगों को बंदूक की नोक पर दबा रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीर में एक व्यक्ति है। एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर मुनीर की सेना के 4 लोग बंदूक तान कर खड़े हैं। इससे डरकर वो आदमी हाथ खड़े कर लेता है, घुटनों पर आ जाता है, लेकिन बंदूक उस पर तनी रहती है। कश्मीर में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है। मासूम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन पे आप लोग लाठी चार्ज करते हैं, उन लोगों को आप मार देते हैं। हर जमहूरी रियासत में लोगों का हक होता है कि वो अपने लिए प्रोटेस्ट करें। दिस इज डेमोक्रेसी। यू कैन नॉट किल समवन लाइक दैट। आप मासूम लोगों की फैमिलीज को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज की जुल्म की तस्वीरें देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि समय खत्म हो जाएगा, लेकिन पीओके में पाकिस्तान की सेना की बर्बरता की तस्वीरें खत्म नहीं होंगी। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें एक साथ देखिए, जो चीख चीख कर ये बता रही हैं कि पीओके में हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने के लिए गोलियों का शोर मचाया जा रहा है, लाठियां चल रही हैं, प्रदर्शनकारी पीटे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना जंग लड़ रही है। रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में पीओके में सेना का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, फिर भी कश्मीरियों के हौसले को तोड़ नहीं पा रहे हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 48 घंटे में पीओके में मरने वालों का आंकड़ा 40 के करीब पहुंच चुका है। यानी जो आंकड़ा मंगलवार तक 19 था वो 30 के पार जा पहुंचा। आशंका यह है कि पीओके में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जो गोलियां चलाई थी उनसे बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल पीओके में पिछले कुछ हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब खूनी हो गई हैं। रावलाकोट, मीरपुर और दूसरे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। This is not Gaza, कश्मीर। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ। इतने लोग बोले कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता, हो रहा है राइट नाउ एज आई स्पीक, और प्रोटेस्ट नहीं सिर्फ हो रहा। इतने लोगों की जानें चले गई, कोई किसी का बाप, कोई किसी का भाई। खासकर मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, सुधनौती, कोटली, मीरपुर और भिंबर में विरोध विद्रोह का रूप ले चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब बंदूक से दिया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की कहानी खुद वहां के लोग बयां कर रहे हैं। सच्चाई भी ऐसी कि सुन के रूह कांप जाए। कल जो इन्होंने लोगों को अंधाधुन मानना शुरू किया है, मैं ट्रिगर हो रही हूँ और ये न्यूज एक्सपोज करते हुए नहीं देख रही। इतने लोग हैं यहाँ पर जो इस बातों को फैला सकते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर, रावलाकोट में क्या चीज हो रही है। प्यारा शहर, इतनी प्यारी चीजें, और वहां पे इस टाइम जो तबाही मची हुई, जो मासूम लोगों के कत्ल हो रहे हैं। पीओके में विरोध की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बिना उकसावे के गोलियां चलाई गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय दावों में मस्जिदों के बाहर गोलीबारी साफ देखी और सुनी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ पाकिस्तानी सरकार के आदेश से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार अपना नहीं बल्कि दुश्मन समझती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि पीओके के प्रदर्शनकारी भी भारत जैसे दुश्मन हैं और ऐसे लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। यानी अपने ही नागरिकों को दुश्मन बताकर गोली चलाने को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जायज ठहराने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। जम्मू कश्मीर पर दुनिया को इंसाफ और इंसानियत की नसीहत देने वाला पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आवाज उठाने वालों को दुश्मन बताकर गोलियों से जवाब दे रहा है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। अब तो पीओके में पाकिस्तानी जुल्म को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गैर कानूनी बता दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर की जांच की मांग की है और कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाई पाकिस्तान के गैर कानूनी हिंसा के लंबे इतिहास से मेल खाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीओके में इंटरनेट के बैन को हटाने और पीओके में मीडिया के जाने की छूट देने की मांग की है। उधर भारत ने भी पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और दमन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहां चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी
OHCHR से पूरे मामले में दखल देने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि हिंसा तब हुई जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 27 जुलाई को अपना लॉन्ग मार्च रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद फिर से शुरू किया। सवाल है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बंदूक की गोली से दबाकर पाकिस्तान POK को कब्जे में रख पाएगा?